हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 1 फरवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड द अदर थिंग इज़ दैट आई विल स्टार्ट अपलोडिंग इकोनॉमिक सर्वे एनालिसिस फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। अब यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ में ये बताया गया है कि इकोनॉमिक सर्वे में जो बाय एंड टैक्स रेवेन्यूज़ है वो गवर्नमेंट के बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू पूल बढ़ रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट के पास यहाँ पर एडिशनल स्पेस है कि गवर्नमेंट यहाँ पर एक्सपेंडिचर कर सकती है। तो बाय एंड टैक्स रेवेन्यूज ऑफर द गवर्नमेंट फिस्कल स्पेस टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट के यहाँ पर रेवेन्यू पूल में इजाफा देखने को मिला। इसके अलावा यहाँ पर नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी गवर्नमेंट के बढ़े हैं, क्योंकि आरबीआई ने जो सरप्लस ट्रांसफर किया है तो उसकी वजह से यहाँ पर रेवेन्यू पूल में इजाफा देखने को मिला है। इसीलिए गवर्नमेंट के पास यहाँ पर सफिशिएंट फिस्कल स्पेस है कि गवर्नमेंट यहाँ पर एडिशनल एक्सपेंडिचर कर सकती है। अब एक चिंता का विषय ये है कि कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स अभी भी प्री पैंडेमिक लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज में अभी तक यहाँ पर जो रिकवरी है वो नहीं हो पाई है। दूसरी बात, इकोनॉमिक सर्वे ने प्रोजेक्ट किया है कि 2022-23 के लिए जो ग्रोथ रेट रहने वाला है वो 8 से 8.5% के बीच में रहेगा। तो इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 हैज़ प्रोजेक्टेड अ मॉडेस्ट 8 to 8.5% ग्रोथ रेट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23। आगे हम चलते हैं। अब मालदीव्स में एक कैंपेन चल रहा था, इंडिया आउट कैंपेन। अब उसका रीज़न ये था कि मालदीव्स की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि उथुरु थीलाफालू अटॉल जो है वो इंडियन नेवी को दे देते हैं। अब ये आपको अटॉल पता होना चाहिए कहाँ पर है। तो मालदीव्स में उथुरु थीलाफालू अटॉल टू द इंडियन नेवी। तो इंडियन मिलिट्री पर्सनल आर प्रेजेंट इन द मालदीव्स एंड दैट द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू हैंड ओवर द उथुरु थीलाफालू अटॉल टू द इंडियन नेवी। उसके बाद यहाँ पर अपोजिशन ने लोगों को थोड़ा उकसाया और लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट करने लगे। इंडिया आउट कैंपेन, उनका ये कहना था कि यहाँ पर आप पूरा देश ही इंडिया को दे रहे हो। तो उसके बाद मालदीव्स की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि हम एक यहाँ पर एक्ट लेकर आएंगे। तो मेंबर्स ऑफ द मेन रूलिंग पार्टी इन द मालदीव्स आर कंसिडरिंग लेजिस्लेशन टू क्रिमिनलाइज प्रोटेस्ट। और ऐसे प्रोटेस्ट को क्रिमिनलाइज करेंगे जिसकी वजह से किसी फॉरेन नेशन से जो मालदीव्स के रिलेशन है वो खराब हो सकते हैं। तो प्रोटेस्ट दैट अफेक्ट द कंट्रीज रिलेशन विद अदर नेशंस। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है, तो उसकी वजह से जो मालदीव्स के रिलेशन है वो इंडिया से खराब हो सकते हैं। तो ऐसे प्रोटेस्ट को यहाँ पर जो भी प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर यहाँ पर क्रिमिनल एक्ट लगा दिया जाएगा। तो ये एक एक्ट लेकर आ रहे हैं मालदीव्स की गवर्नमेंट। अब इंडिया आउट प्रोटेस्ट देखने को मिले जो कि पिछले 2 साल से चल रहे हैं। अब वहाँ पर बेसिकली उनका यही कहना है कि ये अटॉल आप इंडिया को मत दो, इंडियन नेवी को मत दो। बाकी यहाँ पर फर्स्ट पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। आर्टिकल 167 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये बोलता है जो चीफ मिनिस्टर है उसको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है टू द गवर्नर। तो अंडर आर्टिकल 167 constitutional duty of the chief minister to furnish such information relating to the administration of the affairs of the state and proposal for legislation as the governor may call for। तो यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर को गवर्नर को प्रोवाइड करनी होती है। जो सेक्शन 17A है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, उसमें ये प्रोविजनल सीबीआई है वो किसी भी ऑफिशियल को प्रोब नहीं कर सकती है जब तक यहाँ पर उस गवर्नमेंट से परमिशन ना ले ली जाए जिसके अंडर वो ऑफिशियल काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई ऑफिशियल यूपी गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है तो यूपी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही उस ऑफिशियल का प्रोब किया जा सकता है। तो अंडर सेक्शन 17A ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट द सीबीआई कांट बिगिन अ प्रोब अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट अंडर विच दे वर वर्किंग एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस। तो बेसिकली ऑफेंस के दौरान वो जिस भी गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे होंगे उनकी परमिशन लेने की ज़रूरत होगी, उसके बाद ही यहाँ पर प्रोब की जा सकती है बाय द सीबीआई। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे ने फोकस किया है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। ये हम बहुत सारे आर्टिकल्स में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और फर्टिलाइजर्स को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने की ज़रूरत है। हमें यहाँ पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की तरफ मूव करने की ज़रूरत है। तो ऑब्जर्विंग दैट परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर हैज़ बिन रेजिलियंट टू द कोविड-19 शॉक। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर और जो एलाइड सेक्टर है उनमें ग्रोथ देखने को मिला था, कोविड के बजाय भी उनमें ग्रोथ देखने को मिली थी। अब इकोनॉमिक सर्वे ने हाईलाइट किया है कि जो प्रोडक्टिविटी है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की वो बढ़ाने की ज़रूरत है। तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और दूसरी बात ये है कि एलाइड सेक्टर्स को और ज़्यादा डेवलप करना है। सर्वे ने हाईलाइट किया है कि हमें ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर यूज़ करने की ज़रूरत है जैसे कि नैनो यूरिया, ताकि यहाँ पर जो सॉइल है वो प्रोटेक्टेड रहे। इकोनॉमिक सर्वे ने ये स्टेट किया है जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर है वो 2020-21 में 3.6% से ग्रो हुए हैं एंड इम्प्रूव टू 3.9% इन 2021-22। तो 2020-21 में 3.6% से ग्रो हुए हैं और 21-22 में 3.9% से ग्रो हुए हैं। जो एनएसओ ने सर्वे किया था लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग्स ऑफ हाउस होल्ड्स एंड सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स, जिससे ये पता चला था जो यहाँ पर फार्मर्स की इनकम है वो बेसिकली लाइव स्टॉक की वजह से आ रही है, फिशरी की वजह से आ रही है, वेज लेबर की वजह से आ रही है।
जो लैंड है उसका फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, तो लैंड की फ्रेगमेंटेशन की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो चुकी है। तो इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ एलाइड सेक्टर्स, जिसकी वजह से जो एलाइड सेक्टर्स है उसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हमें फार्मर्स की इनकम डबल करनी है तो हमें एलाइड सेक्टर्स को और ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पर यही है कि एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करने की ज़रूरत है। तो टेक्नोलॉजी जैसे कि ड्रोन्स, एआई बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इसके अलावा जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसमें रिडक्शन करने की ज़रूरत है। और जो स्टार्टअप्स हैं जैसे कि ऑर्गेनिक इनपुट्स, लो कॉस्ट इनपुट्स बनाने की ज़रूरत है, ऑर्गेनिक इनपुट्स। और यहाँ पर लास्ट थिंग जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर प्रायोरिटी होनी चाहिए, कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए यहाँ पर फार्मर्स को पुश किया जाए। आगे हम चलते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे द रूम टू ग्रो। बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे के ही ऊपर ही आर्टिकल है कि इकोनॉमिक सर्वे ने फोरकास्ट किया है जो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 23 का जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाला है वो 8 से 8.5% के बीच में रहने वाला है। आईएमएफ ने ये फोरकास्ट किया कि 9% इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी, और यहाँ पर जो इकोनॉमिक सर्वे उसने ये फोरकास्ट किया कि 8 से 8.5% के बीच में यहाँ पर ग्रोथ रेट रहने वाली है। अब इंडिया का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो 2022 में थोड़ा कम बेनाइन होगा, जैसे कि यहाँ पर यूएसए फेड टेपरिंग कर रहा है। तो यहाँ पर जो यूएसए है यहाँ पर टेपरिंग कर रहा है, तो उसकी वजह से जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है। सेंट्रल बैंक बहुत सारी कंट्रीज़ में यहाँ पर इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, यूएस में भी इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से फेड टेपरिंग हो रही है। और यहाँ पर बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो कि पैसा निकाल कर इंडिया से बाहर जा रहे हैं। तो यूएस फेडरल रिजर्व इज एक्सपेक्टेड टू एग्रेसिवली टाइटन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पर जो यूएस है वो अकोमोडेटिव पॉलिसी इंस्टांस से दूर हटके कैलिब्रेटेड टाइटनिंग की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट वो लगातार बढ़ाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो इंडिया से अपना पैसा निकालेंगे। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का अपडेट देखें तो आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया है जो वर्ल्ड जीडीपी है वो यहाँ पर डी एक्सिलरेट करेगी फ्रॉम 5.9% इन 2021 टू 4.4% इन 2022। लेकिन उसके बाद भी इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है, जहाँ पर आईएमएफ ने ये फोरकास्ट किया कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 9% रहने वाली है, और यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे ने ये फोरकास्ट किया कि 8 से 8.5% के बीच में रहने वाली है। बाकी नॉमिनल ग्रोथ रेट कितना है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो इन्फ्लेशन है वो एक प्रॉब्लम है, और इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइट किया गया कि वैसे इन्फ्लेशन एज सच प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्ट इन्फ्लेशन है वो प्रॉब्लम है। जैसे कि यहाँ पर ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। बाकी जो एमएसएमईज़ का अकाउंट है जीवीए में वो है यहाँ पर 33%। तो इकोनॉमिक सर्वे नोट्स दैट एमएसएमईज़ अकाउंट फॉर 33% ऑफ इंडियाज नॉमिनल ग्रॉस वैल्यू एडेड। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, आपको पता है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी भी बैलेंस शीट यहाँ पर खराब हो रखी है, और यहाँ पर जो बैंक्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा एनपीए हो रखे हैं, तो उनकी भी बैलेंस शीट यहाँ पर खराब हो रखी है। तो उसी को यहाँ पर ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बताया गया है कि दोनों की ही बैलेंस शीट यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। ये हम डिस्कस करेंगे डूइंग बिजनेस इन अ न्यू वर्ल्ड। जो इंडिया का जीडीपी है 1991-92 में लगभग $270 बिलियन था। आज इंडिया का जीडीपी कितना है तो $3.1 ट्रिलियन, और हो सकता है कि इस डेकेड के एंड में इंडिया का जीडीपी हो $8 ट्रिलियन। अब इंडिया भी 6th लार्जेस्ट इकॉनमी है, इंडिया को हो सकता है इंडिया इस डेकेड तक 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाए। अगर इंडिया का टोटल ट्रेड देखें तो 1991-92 में $38 बिलियन था, और आज जो इंडिया का ट्रेड है वो है यहाँ पर $1.3 ट्रिलियन। इसकी वजह से हमें ये लग रहा है कि इंडिया की ग्रोथ रेट बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन ये ग्रोथ इतनी आसान नहीं होने वाली। जैसे कि हम $3 ट्रिलियन से यहाँ पर $8 ट्रिलियन पहुँच जाए, वो इतना आसान नहीं होने वाला है, ये कोई लीनियर प्रोसेस नहीं होने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। वो कैसे चेंज हो रही है? एलिवेटिंग इंडिया टू अ हायर इकोनॉमिक ऑर्बिट वुड इन्वॉल्व अ रीकैलिब्रेशन ऑफ इट्स अजम्पशंस। तो हमने जो भी अजम्पशंस कर रखे हैं उसकी रीकैलिब्रेशन की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। अभी यहाँ पर ऑथर ने फोकस किया जियो इकोनॉमिक्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब मिलिट्री कंपटीशन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि किसी कंट्री का इकोनॉमिक क्लाउड कितना है। और ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया था एडवर्ड लुटवैक ने, जो कि अमेरिकन स्ट्रैटेजिस्ट है। उनका ये कहना है कि इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है ग्लोबल अफेयर्स में। जो मिलिट्री कंपटीशन है वो अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इकोनॉमिक्स, आपका इकोनॉमिक क्लाउड कितना है। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल जो है वो है चाइना। चाइना की इकोनॉमिक क्लाउड इतना ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें चाइना की सुप्रीमेसी देखने को मिलती है। तो रैपिड इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना इन द लास्ट 3 decades एंड बीजिंग सक्सेस इन लेवरेजिंग इट्स ग्रोइंग इकोनॉमिक क्लाउड फॉर पॉलिटिकल गेन इज वाइडली सीन एज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ जियो इकोनॉमिक्स। तो आने वाले समय में यहाँ पर मिलिट्री का कंपटीशन नहीं देखा जाएगा, यहाँ पर ये देखा जाएगा कि किस कंट्री का कितना इकोनॉमिक क्लाउड है। यहाँ पर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, अब कोल्ड वॉर के बाद ये माना गया था कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, जिसकी वजह से जो कंट्रीज़ के बीच में कंटेस्टेशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की वजह से जो कंटेस्टेशन है वो कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है।
Ledweg argued that the logic of conflict between states is likely to persist in the age of globalization. क्योंकि यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की एज है, लेकिन उसके बाद भी जो कंट्रीज है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखते हैं. तो ही सजेस्टेड दैट द एम्फेसिस ऑन नेशनल इंटरेस्ट विल रिमेन एज पावरफुल इन द इकोनॉमिक डोमेन. तो नेशनल इंटरेस्ट अभी भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबलाइजेशन के टाइम में भी नेशनल इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Ledweg posits that zero-sum situations that prevail in military conflicts are not exclusive to geopolitics. अब यहाँ पर जीरो सम सिचुएशन का ये मतलब होता है कि एक कंट्री को ये लगता है कि वो तभी प्रोग्रेस कर सकता है एट द कॉस्ट ऑफ अदर. अगर दूसरों को यहाँ पर नुकसान होगा तभी यहाँ पर जो दूसरा कंट्री है वो प्रोग्रेस कर सकता है. इसको ही जीरो सम सिचुएशन बोलते हैं. और जीरो सम सिचुएशन सिर्फ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली इकोनॉमिक्स में, जियो इकोनॉमिक्स में भी जीरो सम सिचुएशन उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर प्रिवेल करती है. अब इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं पाकिस्तान यहाँ पर अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को लेकर आए, जिसमें पाकिस्तान ने मेन फोकस कर रखा इकोनॉमिक्स पर. तो व्हाट पाकिस्तान नीड्स इज द लॉन्ग ओवरड्यू ट्रांजिशन फ्रॉम अ रेंडर नेशनल सिक्योरिटी स्टेट टू अ डेवलपमेंटल स्टेट. तो यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहा है, जिसमें यहाँ पर पाकिस्तान ने बोला है कि जो मिलिट्री की डोमिनेंस है उसको हम कम करेंगे. इसके अलावा जो फ्यूडल्स हैं और यहाँ पर जो एलिट्स हैं जिन्होंने पूरा कंट्री की इकॉनमी पे कब्जा जमा रखा, उसको हम हटाने की कोशिश करेंगे, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे. तो ये जो सारी चीज़ें आज हम देख रहे हैं उसके बारे में लेटवाक ने बहुत पहले ही बता दिया था कि ग्लोबलाइजेशन के एज में भी जियो इकोनॉमिक्स यहाँ पर मेन रोल प्ले करने वाला है. अब जियो इकोनॉमिक्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इस बात से भी पता चलता है, जो अमेरिका है वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री है और जो चाइना है कम्युनिस्ट कंट्री. तब भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है. लेकिन उसके बाद आने वाले समय में देखा गया कि अमेरिका को ये लगा कि उसका नुकसान हो रहा है चाइना की ट्रेड की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पर अमेरिका ने लेकर आ गया अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी. तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म हैज़ री इमर्ज्ड इन बोथ कंट्रीज टुडे. इन द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज़ परसिस्टेड विद हिज प्रेडेसेसर डोनाल्ड ट्रम्प्स एम्फेसिस ऑन अमेरिका फर्स्ट इकोनॉमिक पॉलिसी. तो इसमें हम ये देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की एज थी, दोनों कंट्रीज़ को फायदा लगा तो उन्होंने ट्रेड किया, लेकिन उसके बाद उनको लगा कि उनको नुकसान हो रहा है, तो उसके बाद यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज ने नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रख लिया. Biden is resisting strong pressures from the American financial capital and other interested groups to restore the old economic engagement with China. तो यहाँ पर जो अमेरिका है वो चाइना के साथ वापस से उतनी इकोनॉमिक एंगेजमेंट नहीं करने वाला है. तो इससे ये हमें पता चल रहा है जो कंट्रीज हैं वो ग्लोबलाइजेशन से पीछे जा रहे हैं. तो ऐसे में इंडिया $8 ट्रिलियन को अचीव कर ले वो थोड़ा मुश्किल लगता है. तो इंडिया को इसीलिए अपने अजम्पशंस को रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत है अगर इंडिया को $8 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड. क्योंकि यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शनिज्म कर रहे हैं. इनफैक्ट इंडिया भी प्रोटेक्शनिज्म कर रहा है, जैसे कि आत्मनिर्भर जो है वो इंडिया प्रोटेक्शनिज्म की तरफ ही बढ़ रहा है. अब विलियम ब्रैटन आर्ग्यूज दैट द शॉर्ट टर्म बेनिफिट फॉर एशिया. अब चाइना यहाँ पर सुपर पावर बना, उससे एशिया को फ़ायदा तो हुआ लेकिन वो शॉर्ट टर्म फ़ायदा है. लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो जो सारे ही कंट्रीज़ है वो यहाँ पर चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं. तो एशिया में जो चाइना सुपर पावर बना उसके सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स और वो भी टेम्परेरी, क्योंकि लॉन्ग टर्म देखा जाए तो सारे ही कंट्रीज़ यहाँ पर चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं. अब जैसे कि आरसेप का एग्रीमेंट था, इंडिया उससे बाहर आ गया. इंडिया को पता था कि उससे इंडिया को नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से इंडिया बाहर आ गया, क्योंकि जो चाइना के साथ हमारा वैसे भी डेफिसिट बहुत ज़्यादा है और अगर हम आरसेप के एग्रीमेंट में आ जाते तो चाइना के साथ और ज़्यादा जो डेफिसिट है वो बढ़ ही जाता. इंडिया इज ऑल्सो आर्ग्यूइंग मच लाइक द यूएस एंड चाइना दैट नो लार्ज कंट्री कैन सिंपली अबेंडन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग. तो यहाँ पर कोई भी कंट्री डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरीके से अबेंडन नहीं कर सकता. ऐसे में इंडिया भी आत्मनिर्भर भारत के ऊपर फोकस कर रहा है. अब कुछ क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि आत्मनिर्भर जो भारत है उससे बेसिकली हम जो इंडिया है वो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है. लेकिन ज़रूरत है आज कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाए. तो इंडिया हैड द लग्जरी ऑफ ट्रीटिंग इट्स फॉरेन इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक पॉलिसी. तो अभी देखा जाए तो इंडिया की पॉलिसी ये है कि हम फॉरेन पॉलिसी को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं. लेकिन अब जो समय है वो बदल चुका है और हमें सारी ही पॉलिसी को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है. तो अडेप्टिंग टू द करंट ग्लोबल जियो इकोनॉमिक चर्न डिमांड्स द दिल्ली फाइंड बेटर वेज टू इंटीग्रेट इट्स फाइनेंशियल, ट्रेड, टेक्नोलॉजिकल, सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी. क्योंकि यहाँ पर हर सेक्टर किसी दूसरे सेक्टर को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है, इसीलिए सारी पॉलिसीज़ को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है. आगे हम चलते हैं. अब यहाँ पर जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट ये दिया था कि हमें आर्म्स रेस अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि अगर कभी न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें कोई भी कंट्री जीतने वाला नहीं है. ऐसे में हमें यहाँ पर आर्म्स रेस को अवॉइड करना चाहिए. तो P5 स्टेटमेंट रीअफर्म्स दैट अ न्यूक्लियर वॉर कांट बी वॉन एंड मस्ट नेवर बी फॉट. तो बेसिकली यहाँ पर परमानेंट 5 कंट्रीज़ ने ये बोला था कि न्यूक्लियर वॉर कभी नहीं होनी चाहिए और अगर होती भी तो कोई उसमें जीत नहीं सकता. तो इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज है, इसीलिए यहाँ पर कभी भी न्यूक्लियर वॉर नहीं होनी चाहिए. इसीलिए यहाँ पर कंट्रीज़ को न्यूक्लियर आर्म्स रेस करने की ज़रूरत नहीं है.
तो इसी स्टेटमेंट पे आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब यूएनएससी में डिस्कशन हो रहा था जो रशिया और यूक्रेन का पूरा इशू है उसके ऊपर। अब इंडिया ने क्या स्टेटमेंट दिया, तो इंडिया ने ये स्टेटमेंट दिया है, इंडियाज इंटरेस्ट इज इन फाइंडिंग अ सोल्यूशन। तो इंडिया क्या चाहता है कि एक सोल्यूशन हो जिससे यहाँ पर जो भी टेंशन हो उसका डी एस्केलेशन हो, और यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट है सारे ही कंट्रीज़ के वो अकाउंट में लिए जाए। तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट सारे ही कंट्रीज़ के अकाउंट में लिए जाएं, लेकिन यहाँ पर कुछ ग्लोबल साइंटिस्ट का ये कहना है जो इंडिया के स्टेटमेंट है वो मॉस्को की तरफ ज़्यादा लीन कर रहा है। तो बट इट इज़ परसीव टू बी क्लोजर टू मॉस्कोज पोजीशन, ऑल्दो दिल्ली हैज़ टॉक्ड अबाउट सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ ऑल साइड्स। जैसे कि आप स्टेटमेंट में देख सकते हो यहाँ पर लिखा है अकाउंट द लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ ऑल, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों का ये कहना है ये जो इंडिया का स्टेटमेंट है मॉस्को की तरफ ज़्यादा लीन कर रहा है। अब बेसिकली वेस्ट ये चाहता था कि हम रशिया के एक्शंस को यहाँ पर कंडेम करें, जो कि इंडिया ने नहीं किया, तो इसकी वजह से वेस्टर्न जो ब्लॉक है वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकता है। आगे हम चलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनॉरिटीज़। अब बेसिकली जो सेक्शन 2C है नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ एक्ट का 1992, जो नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ एक्ट है वो डिक्लेयर करता है कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड जोरास्ट्रियंस सिर्फ यही मिनॉरिटी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में हिंदू मिनॉरिटी में तो उनको यहाँ पर मिनॉरिटी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। दिस इट सेट हैज़ डिप्राइव्ड ग्रुप सच एज हिंदूज, बाहीज एंड ज्यूज ऑफ द लेजिटिमेट राइट्स, क्योंकि यहाँ पर जो मिनॉरिटी वो कौन कौन डिक्लेयर हो सकते हैं, तो वो सिर्फ मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड जोरास्ट्रियंस ही यहाँ पर मिनॉरिटी डिक्लेयर हो सकते हैं। अब यहाँ पर मिनॉरिटी कौन डिक्लेयर करता है, तो वो यहाँ पर पावर है सेंटर के पास। तो यहाँ पर जो सेक्शन 2C है एनसीएम एक्ट का वो यहाँ पर सेंटर को एम्पावर करता है, जो सेंटर है वो किसी भी ग्रुप को यहाँ पर मिनॉरिटी डिक्लेयर कर सकता है। अब बेसिकली जो पिटिशनर्स उनका यही कहना है ये जो पावर है ये स्टेट के पास होनी चाहिए। जैसे कि टीएम पाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था 2002 के टीएमए पाई केस में, जो आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिनॉरिटी डिक्लेयर करनी है वो स्टेट वाइज होनी चाहिए। तो आर्टिकल 30 विच डील्स विद द राइट ऑफ मिनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज हैव टू बी कंसिडर्ड स्टेट वाइज, क्योंकि हो सकता है किसी पर्टिकुलर स्टेट में यहाँ पर हिंदूज मिनॉरिटी में हो। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे पुल्ड अप द सेंटर फॉर ड्रैगिंग इट्स फीट ऑन अ 2020 पिटीशन सीकिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनॉरिटीज एट द स्टेट लेवल। तो यहाँ पर जो सेंटर के पास पावर है मिनॉरिटीज़ को आइडेंटिफाई करने की, वो पावर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर स्टेट में वेरी करती है कम्युनिटी की। हो सकता है किसी स्टेट में कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी यहाँ पर माइनॉरिटी में हो। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में लाया गया था। बेसिकली यहाँ पर एयर पोल्यूशन को एड्रेस करना था उन सिटीज़ में जहाँ पर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है। बेसिकली यहाँ पर 132 सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया था। अब इसमें जो PM10 और PM 2.5 का लेवल है उसको यहाँ पर 20 से 30% तक कम कर देना था 2024 तक, और यहाँ पर 2017 को बेस ईयर माना गया था। लेकिन अगर देखा जाए तो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राबी हो गई। बेसिकली पोल्यूशन लेवल्स जो हैं इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में और ज़्यादा बढ़ ही गए हैं। तो बस आपको ये पता होना चाहिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो कि 2019 में लाया गया था, और इसमें यहाँ पर PM10 और PM 2.5 के जो लेवल्स है वो यहाँ पर 20 से 30% तक कम कर देने हैं 2024 तक, और यहाँ पर जो बेस ईयर रहने वाला है वो रहने वाला है 2017। अब बेसिकली यूएनएससी में वही डिस्कशन हो रहा था, ये जो रशिया और यूक्रेन का इशू है। तो अमेरिका ने रशिया को अक्यूज़ किया है कि जो रशिया है वो यहाँ पर पीस को इंडेंजर में डाल रहा है, और ये जो ट्रूप्स डिप्लॉय कर रखे हैं जिसकी वजह से ये यूक्रेन को इन्वेड कर सकता है। और हमने एक लिस्ट बना रखी है जिसमें अगर रशिया ने ऐसा किया तो रशिया के हम इंडिविजुअल्स के ऊपर भी यहाँ पर सैंक्शंस लगा देंगे। खैर इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी। अब व्हाट द सर्विसेज, ये इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर आर्टिकल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्वे में ये क्लियरली मेंशन कि बाय एंड टैक्स रेवेन्यूज़ इंडिया के लगातार बढ़ रहे हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट के बाय एंड टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट के पास फिस्कल स्पेस है। स्ट्रेसिंग द नीड टू कंटिन्यू द फोकस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट के पास इतना फिस्कल स्पेस है कि गवर्नमेंट यहाँ पर एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकती है। इट हैज इंडिकेटेड दैट द गवर्नमेंट इज ऑन कोर्स टू अचीव द फिस्कल डेफिसिट टारगेट ऑफ 6.8%, और गवर्नमेंट जो है यहाँ पर 6.8% जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है गवर्नमेंट उसको पर आसानी से अचीव कर सकती है। दूसरी बात, जो NPA है वो यहाँ पर स्ट्रक्चरली डिक्लाइन कर रहे हैं। वैक्सीन इकोनॉमिक्स हम डिस्कस नहीं करेंगे। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, तो यहाँ पर जो CPI है वो 5.2% रहा है, लेकिन यहाँ पर जो टॉलरेंस लिमिट है वो 6% की है, तो बेसिकली उससे तो कम ही रहा है। लेकिन WPI, यहाँ पर जो WPI है वो डबल डिजिट्स में रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। जो WPI यहाँ पर डबल डिजिट्स में, जो इन्फ्लेशन है मेनली यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, क्योंकि ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो ऑयल के प्राइसेस है वो $90 पर बैरल हो चुके हैं, तो ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है। दूसरी बात, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अभी भी हमारे $633.6 बिलियन है। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर एक्सटर्नल सेक्टर जो है हमारा लगातार रेजिलिएंट है, हमारे एक्सटर्नल डेट से अगर कंपेयर किया जाए तो फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं। एनर्जी रिस्क, इंडिया को अब यहाँ पर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ मूव करने की ज़रूरत है, तो रिपोर्ट कॉल्स फॉर अ डाइवर्सिफाइड मिक्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और यहाँ पर हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करने की ज़रूरत है। वे फॉरवर्ड में यहाँ पर यही बताया गया है कि जो भी चैलेंज है गवर्नमेंट उसको लेने के लिए तैयार है। सर्वे प्रोपोजेस यूज़ ऑफ द एजाइल अप्रोच। अब यहाँ पर बेसिकली चैप्टर 1 में एक बात ये मेंशन थी
कि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो वाटरफॉल अप्रोच को फॉलो करती थी। बेसिकली यहाँ पर पहले से डिसाइड होता था कि क्या पॉलिसीज़ होने वाली है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इस अप्रोच को चेंज करके यहाँ पर अजाइल अप्रोच की तरफ बेसिकली फोकस किया है। तो अजाइल अप्रोच क्या करती है कि यहाँ पर कुछ हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हो, उनके बेसिस पे डिसाइड करती है कि पॉलिसी को कैसे चेंज करने की ज़रूरत है टू मीट द चेंजिंग डिमांड्स। तो जैसे जैसे यहाँ पर कोई सिचुएशन आती है, जैसे कि पैंडेमिक आ गया, तो उसकी बेसिस पे यहाँ पर गवर्नमेंट फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स को देखेगी और उसके बेसिस पे यहाँ पर पॉलिसी को चेंज करने की कोशिश करेगी। तो बेसिकली यहाँ पर कोई भी रिजिड पॉलिसी नहीं है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉलिसी चेंज होती रहती है। तो वही यहाँ पर अजाइल अप्रोच है। आगे हम चलते हैं, केरला's प्रपोजल टू लिमिट लोकायुक्त's पावर। अब बेसिकली ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो कैबिनेट हैज़ रिकमेंडेड टू द गवर्नर, तो यहाँ पर जो केरला का लोकायुक्त एक्ट है उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट के पास ये पावर आ जाएगी कि लोकायुक्त यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन देगा तो गवर्नमेंट के पास पावर आ जाएगी कि गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, जो भी यहाँ पर लोकायुक्त का वर्डिक्ट है। तो लोकायुक्त के वर्डिक्ट को यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोकायुक्त की पावर है वो थोड़ी कम हो रही है। अगर हम देखें तो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 में आया था और जनवरी 1 2014 को उसको नोटिफाई कर दिया गया था। अब जो एक्ट है इसमें लोकपाल जो है वो सेंटर में अथॉरिटी बनेगी और यहाँ पर जो लोकायुक्त है वो यहाँ पर स्टेट लेवल के ऊपर अथॉरिटीज़ बनाई जाएंगी लोकायुक्त की। अब जो एक्ट है वो बात करता है लोकपाल होगा। अब लोकपाल को कौन हो सकता है, तो बेसिकली लोकपाल को यहाँ पर हेड करेंगे चेयरपर्सन, जो कि यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं या तो रह चुके हैं और इज और हैज़ बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या फिर कोई भी एमिनेंट पर्सन हो जो कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो। बाकी यहाँ पर जो टोटल मेंबर्स होंगे वो होंगे 8, जिसमें से 50% जुडिशियल मेंबर्स होंगे और उसमें से जो 50% होने चाहिए वो यहाँ पर SC ST OBC मिनॉरिटीज़ या तो फिर विमेन से होनी चाहिए। तो 50% यहाँ पर जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए और उसमें से भी 50% यहाँ पर SC ST OBC मिनॉरिटीज़ विमेन होने चाहिए। तो बेसिकली लोकपाल और लोकायुक्त क्या करता है, तो पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट करप्शन केसेस को देखता है। पहले यहाँ पर जो लोकपाल है वो कौन है, तो वो है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, यहाँ पर पहले लोकपाल है। अब स्टेट्स के लेवल पे यहाँ पर लोकायुक्त होते हैं। तो लोकायुक्त आर द स्टेट इक्विवेलेंट्स ऑफ द सेंट्रल लोकपाल। जो सेक्शन 63 है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 का, वो ये बोलता है कि हर स्टेट को यहाँ पर एक बॉडी स्टैब्लिश करनी है जो कि लोकायुक्त होगी स्टेट के लिए। ओरिजिनली जो सेंट्रल लेजिस्लेशन बना था 2013 का लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, वो ये बोलता था कि हर स्टेट को यहाँ पर लोकायुक्त बनाना है, लेकिन फिर स्टेट्स को ये लगा कि यहाँ पर उनको फोर्स किया जा रहा, तो उसके बाद यहाँ पर स्टेट्स के ऊपर वॉलंटरीली छोड़ दिया गया कि वो यहाँ पर लोकायुक्त को जो भी पावर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो व्हेन द 2013 एक्ट वाज पास, लोकायुक्त फॉर ऑलरेडी फंक्शनिंग इन सम स्टेट्स, जैसे कि मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका में पहले से ही यहाँ पर लोकायुक्त फंक्शन कर रहे थे। अब यहाँ पर बेसिकली ये बताया गया कि हर स्टेट में लोकायुक्त की पावर डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गोवा में जो पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो यहाँ पर लोकायुक्त के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यूपी में जो टेन्योर है वो यहाँ पर लोकायुक्त का 8 साल तक कर दिया गया। तो हर स्टेट में यहाँ पर स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो यहाँ पर क्या प्रोविजंस रखना चाहते हैं रिगार्डिंग लोकायुक्त। ये है फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फोकस सेट ऑन प्रोसेस रिफॉर्म्स। अब बेसिकली यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बताया गया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि ऐसी एक्टिविटीज़ में जहाँ पर गवर्नमेंट की ज़रूरत है, या तो गवर्नमेंट यहाँ पर फैसिलिटेटर का रोल प्ले करे या तो गवर्नमेंट यहाँ पर रेगुलेटर का रोल प्ले करे, तो वहाँ पर प्रोसेस रिफॉर्म्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पर कुछ कंपनीज वॉलंटरी लिक्विडेशन चाहती हैं किसी पर्सनल रीज़न की वजह से। यहाँ पर वॉलंटरी लिक्विडेशन में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इंडिया में। जैसे कि सितंबर 2021 में 1042 केसेस यहाँ पर फाइल किए गए थे वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए, जिसमें अभी तक सिर्फ 483 केसेस में ही फाइनल रिपोर्ट आ पाई है। तो बेसिकली यहाँ पर कोई भी कंपनी वॉलंटरी लिक्विडेशन करना चाहती तो उसमें भी इतने ज़्यादा उसको प्रोसेस फॉलो करना पड़ रहा है। तो इसीलिए हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ मूव करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बेसिकली सिंगल विंडो पोर्टल होना चाहिए। और यहाँ पर जो दूसरा इशू वो बात की गई क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। तो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के लिए इंडिया में कोई भी लॉ नहीं है। तो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी ये होता है जहाँ पर डेटर के जो एसेट्स हैं, जो इंसॉल्वेंट डेटर उसके एसेट्स हो सकता है दूसरे कंट्री में, तो उसमें कैसे इंसॉल्वेंसी प्रोसेस करना है, तो उसके लिए इंडिया में कोई भी एक फिक्स्ड लॉ नहीं है। आईबीसी के अंदर प्रोविजन है लेकिन वो एडहॉक नेचर में, बेसिकली हर कंट्रीज के साथ अलग से डील करना पड़ता है। अगर हर कंट्री के साथ आप 1-on-1 डील करोगे तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो अनसर्टेनिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आपको यहाँ पर एक रूल्स लाने की ज़रूरत है, एक डेफिनेट रूल्स लाने की ज़रूरत है। तो एंटरिंग इनटू म्यूचुअल एग्रीमेंट्स रिक्वायर्स इंडिविजुअल लॉन्ग ड्राउन आउट नेगोशिएशंस विद ईच कंट्री, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी होती है। तो यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के बारे में बताया गया कि हमें क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के लिए एक डेफिनेट रूल्स लाने की ज़रूरत है। हम यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशंस कमीशन और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ है, हम उनके भी रूल्स को अडॉप्ट कर सकते हैं इंडिया के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करके। लास्ट बात यहाँ पर ये बताई गई है कि रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर गवर्नमेंट बहुत कम एक्सपेंडिचर करती है, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत कम पेटेंट्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा
पेटेंट्स कम होने का एक रीज़न ये भी है कि प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। तो एवरेज पेंडेंसी फॉर फाइनल डिसीजन इन एक्वायरिंग पेटेंट्स इन इंडिया इज़ 42 मंथ्स। अगर हम कंपेयर करें तो यूएस में सिर्फ 20.8 मंथ्स लगते हैं, चाइना में सिर्फ 20 और यहाँ पर कोरिया में 15 मंथ्स और इंडिया में 42 मंथ्स लगते हैं यहाँ पर पेटेंट को एक्वायर करने में। तो इसीलिए प्रोसेस रिफॉर्म्स के बारे में बताया गया है। तो आई होप आपको समझ आ गया। इसमें वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए यहाँ पर प्रोसेस को आसान करने की बात की गई है। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के लिए यहाँ पर डेफिनेट रूल्स होने चाहिए। बाकी यहाँ पर पेटेंट्स ग्रांट करने में लगभग 42 महीने का समय लगता है, जो कि रिड्यूस करने की ज़रूरत है। बस बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। आई होप आपको आज की न्यूज़ बस समझ आए। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।